हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे आज पर्यावरण और रक्षा यानी इन्वायरमेंट का। यहां पर हम लोग देखेंगे साथ में डिफेंस का देखेंगे यानी रक्षा क्षेत्र का देखेंगे। इसमें जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं एक साल के अंतर्गत, यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक की न्यूज़ है। हमने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेगमेंट खत्म कर लिया है। दोस्तों, मेरे वीडियो 2-2 3-3 घंटे के नहीं है, मैंने बस छोटे वीडियो रखे हैं जिससे कि आप जल्दी से मैगजीन को कवर कर लें, कोई सेगमेंट छूटेगा नहीं। और फिर मैं आपको इतना कराने के बाद मिलिट्री एक्सरसाइज के मैंने वीडियो डाल रखे हैं, बट स्टिल मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा क्योंकि मैंने 3 पार्ट में टॉपिक वाइज मैंने करा रखे हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग अपने यहाँ पर इन्वायरमेंट का देखेंगे। ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंडेक्स, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आदतन पर्यावरण। ये हो चुका है, आर्थिक परिदृश्य हमने छोड़ रखा है। और दोस्तों, इसके पहले हमने ये सब पूरा क्या कर रखा है, कवर करा रखा है। जितना भी इसमें टॉपिक नजर आ रहा है सब मैंने कवर करा रखा है, तो आप इतना देख लीजिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी मैंने करा रखा है। आर्थिक परिदृश्य छूटा है और उसको मैं बाद में कराऊंगा, ये कर लेते हैं। फिर संक्षिप्तियां, खेल और आर्थिकी कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। कुछ वीडियो और आने हैं, तो हम लोग पर्यावरण का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, पहला है नीलगिरी तहर परियोजना की बात हो रही है। 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, नीलगिरी तहर को लॉन्च किया। दोस्तों, एक चीज कहेंगे यहाँ पर, आप समझिएगा। केवल आप ये मत समझिए कि ये स्टालिन को हम क्यों याद करें। कभी कभी होता है दोस्तों, राज्य दे दिया और मुख्यमंत्री दे दिया, इधर इधर मिलाने को दे दिया। पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा, भाई कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यानी मुख्यमंत्री और राज्य। दूसरा दे सकते हैं, इधर कौन सा इसमें गलत सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा हो सकता है सीधे नाम मिलाने को दे दे। ठीक है, एसएससी वनडे एग्जाम में तो सीधे पूछ लेंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बताइए। अभी आप कहोगे कि हमारा तमिलनाडु से क्या मतलब, ठीक है, नहीं, हमारे देश का पार्ट है। अगर देश से संबंधित कोई न्यूज है देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो तमिलनाडु में अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की और भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है, ये याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर के रूप में मनाना है। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर मनाया जाएगा। देखिए, नीलगिरी पर्वत भी है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पर। ये इंडिया है, साउथ का पार्ट, तो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, यहाँ पर बीच में नीलगिरी है। तो नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तीनों जगह में फैला हुआ है, बट नीलगिरी तहर को तमिलनाडु ने चलाया है। और ये नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है नीलगिरी तहर। और आईयूसीएन की इंडेंजर्ड लिस्ट में, वहां पर एग्जाम में आएगा क्रिटिकली इंडेंजर, ठीक है, या फिर एक्सटिंक्ट या नियर टू एक्सटिंक्ट, तो ऐसे प्रश्न में आप फंस जाते हो। तो आईयूसीएन क्या करता है, रेड लिस्ट जारी करता है, और रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य, तो देखिए भाई, सितंबर 2023 की न्यूज है। एमपी सरकार के द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। और एमपी के सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिले, यानी 3 जिलों में ये विस्तृत है। जो एमपी स्पेशल का एग्जाम देने जाते हो बच्चे, वो इसको ध्यान से देख लेंगे। तो ये हमारे लिए, सभी के लिए न्यूज जरूरी है कि भाई सागर, दामोह और नरसिंहपुर में 3 जिलों को मिलाकर एक जो टाइगर रिजर्व बना गया, ये 54वां है। और एमपी का कौन सा है, 7वें नंबर का। इससे पहले एमपी में 6, मैं भी सबकी लिस्ट की बात कर दूंगा। बट जो वीरांगना दुर्गावती वन्य जो अभ्यारण्य है, ये दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के रूप में गठित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, ये एमपी का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य भी है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो समझते हैं यहाँ के कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य पहले से हैं। और आपको ये जीएस का भी पोर्शन तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट मिलाने को आता है। तो सभी मैं बता दूं, ये एमपी के पढ़ रहे हैं। कान्हा, सतपुड़ा, संजय दुबरी और पेंच। देखिए, पेंच महाराष्ट्र में भी पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेंच दोनों जगह पे बॉर्डर से शेयर करता है। बांधवगढ़, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती 2023। देखिए, बनने का ईयर भी दिया है, तो अभी आप इसको गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नमो 108 कमल की नई प्रजाति। देखिए, इसमें 108 के 108 पेटल्स हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां हैं, उनकी बात करें। ऊपर से जो भी है कमल का फूल, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के केंद्रीय और विज्ञान प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया, कहाँ पहुंच गए हम लोग, इधर ही, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये कमल अभियान का शुभारंभ किया और कमल की नई प्रजाति का अनावरण किया, क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियां यानी पेटल्स हैं, और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया नमो 108। और इस पुष्प को लखनऊ में स्थित CSIR
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, जहां से लखनऊ से मैं ये क्लासेस आपकी ले रहा हूं, वहीं से ये क्या है कि यहाँ पर CSIR है, ठीक है, और ये आपके GS में पूछा जाता है CSIR कहाँ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित है। चलिए, ये मौसमी प्रजातियों के प्रति परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीली है। अगला देखते हैं भाई, जो नमो प्रजाति है मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है, ठीक है, और ये सबसे लंबे समय तक पुष्पित होती है, और इसकी खोज सबसे पहले मणिपुर में की गई थी, और ये एक ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम से पूरी तरह अनुक्रमित है, सीक्वेंस किया गया इसको, ये याद रखिएगा। अखिल भारतीय बाघ का आकलन, तो बाघ कहाँ है, कौन सी है, तो देखो भैया 5वें चक्र के परिणाम जारी किए गए 29 जुलाई 2023 को, ठीक है। और क्या है कि भाई स्टेट ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड इन इंडिया 2022, ये रिपोर्ट थी केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कराई गई, और वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3682 यानी 3682 है, और 75% से अधिक जंगली बाघ का निवास इंडिया में है, और 2018 में 2967 था, ठीक है। अब आपको बता दें कि 2010 में डिसाइड किया गया था कि हम बाघों की संख्या डबल करेंगे, तो टाइगर की संख्या को डबल करना, तो इसी नाम से एक अवार्ड बना TX2 अवार्ड। तो TX2 अवार्ड मिला था तमिलनाडु के सत्यमंगला टाइगर रिजर्व को। क्या नाम है? सत्यमंगला टाइगर रिजर्व। ये इसमें लिखा नहीं, बट मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूं जिससे कि आप भूले नहीं। तो कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य तथा कर्नाटक के ही नागरहोल में ये स्थान है। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा कहां पर है? जिम कार्बेट है। जिम कार्बेट पड़ता है उत्तराखंड में, सेकंड नंबर पे बांदीपुर में, और तीसरा है नागरहोल। तो बांदीपुर और नागरहोल दोस्तों दोनों ही कर्नाटक राज्य में है। तो भैया देखो, भारत में बाघों की संख्या में MP पहले नंबर पे है 785, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, 4 राज्य हैं जहां बाघ इस नंबर्स में मिल रहे हैं। आपको नंबर बहुत ज्यादा याद नहीं करना, बट जो टॉप पे रहा करे उसको जरूर याद करो। उत्तर प्रदेश में 205 टाइगर हैं 2022 में, ये है। तो भैया प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था। देखिए, ये भी पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चला, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला, वुमेन कमीशन कब बना। तो ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे पीसेस 2018 में वुमेन कमीशन पूछ लिया गया था, ठीक है। और क्या कहते हैं कि वो 1992 में बना था, तो 92। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और प्रोजेक्ट टाइगर विश्व का अपनी तरह का सबसे बड़ी प्रजाति एक संरक्षण पहल है, और 2023 को इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। तो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया है, कर्नाटक के स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने पर स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें 11 देश हैं, ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। और बिग कैट में देखो क्या भैया, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, ठीक है। जो प्यूमा का शूज पहनते हो तो उससे आपको डिनोट किया जाता है कि आप प्यूमा की तरह ही दौड़ने लगोगे तेज, यानी जो भी कहो, चीता, बाघ, जो भी कहो, उसके अनुसार आप दौड़ने लगोगे, ठीक है। भले चाल हाथी की हो, लेकिन आपको प्यूमा शूज पहन के कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए, गाड़ी का नाम भी जगुआर है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि एक सांकेतिक नाम रखे जाते हैं, जैसा कि आप वैसा ही फील करो, ठीक है। तो भारत में चीते का पुनर्वास देखो भाई साहब, कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया है। देखिए, 8 और 12 2 टाइगर लाए गए थे, मतलब 2 बार लाए गए थे। 8 टाइगर लाए गए थे नामीबिया से, और 12 टाइगर लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। टोटल 20 टाइगर आए थे। तो जो नामीबिया से आए थे, अब 5 मादा और 3 नर, यानी ये फीमेल की संख्या है, ये मेल की संख्या है, ठीक। और 1952 से देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीते के लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापस हुई है, ठीक है। देखो भैया, फिर फरवरी में अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो में ही लाया गया। ये हमें याद रखना है, जो आपके लिए जरूरी था हमने यहाँ पर आपसे बता दिया है। चलिए आगे आते हैं भाई। तो चीता परियोजना संचालन समिति, 11 सदस्यों वाली चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है, ठीक है। और इसके राजेश गोपाल महासचिव, ठीक है, इस ग्लोबल टाइगर फोरम के समिति के अध्यक्ष भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल, तो देखिए भैया, उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत पड़ता है, जैव विविधता का विरासत स्थल कहा गया है। यहाँ पर सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता, तो भैया देखो, गंधमर्दन पहाड़ी पूछ लेगा कहाँ है, तो महेंद्रगिरी पहाड़ी पर ही है, उड़ीसा राज्य में है।
क्या क्यों चर्चा में आया? तो भैया जैव विविधता के लिए, ठीक है? तो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अगर आपसे ऐसे पूछे जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने इस अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। ये उड़ीसा का दूसरा है। पहला जैव विविधता स्थल मंदसौर यानी कंधमाल जिला है। कंधमाल हल्दी जो आपने सुना होगा, जीआई टैग में कंधमाल हल्दी, मेरे जीआई टैग वाले में आप पूरी जीआई टैग की लिस्ट देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के नीचे मैं जीआई टैग और इन सब की लिंक दे दूं, तो आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। बट नहीं, अगर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो आप प्लीज चैनल पे विजिट करें जीके बाई ब्रजेश को, और वहां पर इसको देख लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। भाई तमिलनाडु सरकार ने अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है? और ये 44वां विरासत स्थल है पूरे भारत में। पहला कौन सा था भाई? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, जो बेंगलुरु कर्नाटक का है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 10 जैव विविधता स्थल है, ये आप समझ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में जैव विरासत की संख्या 1 है, और एमपी में 3 है। बिहार में कोई नहीं है। अब चलिए आपको यहाँ पर बात करते हैं भारत के रामसर स्थल। रामसर क्यों इसका नाम पड़ा भाई? देखिए 1971 में होता है रामसर कन्वेंशन, और रामसर पड़ती है जगह ईरान में। वहां पर गया हम वेटलैंड, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं दोस्तों, मतलब झील, तालाब, पोखर जो भी कहो, इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि इन्हीं के आसपास में क्या कहते हैं कि आपको रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े और घास फूस, जड़ी बूटी, मतलब, और वाटर सोर्स को बचाना है। क्योंकि जब आप बताइए किस सांप को पानी पिलाने गए, दोस्त को छोड़कर, दोस्त को नहीं गिनना इसमें भाई, किसी स्नैक को पानी पिलाए, किसी हिरन को पानी पिलाए, किसी टाइगर को पिलाए, किसी एलिफेंट को पिलाए, तो मान लीजिए जंगल में कोई झील है, तालाब है, अभी उसमें पानी बचेगा तो सारे जानवर जाएंगे पानी पी लेंगे, हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और कैसे? जिनकी गहराई 6 मीटर तक लगभग हो, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करना है, तो इसको लेकर ईरान में बैठक हुई थी, वही रामसर स्थल की बात हो रही। तो भारत में 11 आर्द्र भूमि पिछले साल 13 अगस्त को जोड़ी गई थी। टोटल 75 रामसर साइट हैं, और मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट बता रहा हूँ, उसको आप देखते जाइएगा। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14 है। कितने हैं? 14 है। मन्नार खाड़ी, पॉइंट कैलिमर, पिचवरम, मैंग्रोव, पिलकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य, कुंथनकुलम। अब ये नाम देख लीजिए दोस्तों, अटपटे नाम है। चलिए देख लो भैया, उत्तर प्रदेश के देख लो, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में है 10। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट है। ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा, समसपुर, ठीक है, पार्वती रंगा, समस या समान, सूर, सांडी, नवाबगंज और सरसई, ठीक है? ये आपको याद कर लेना। पंजाब में 6 हैं, उड़ीसा में 6 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने लिस्ट जरूर दी क्योंकि ये पूछा जा सकता है। गुजरात में 4 है। नल सरोवर, नल सरोवर बहुत पूछा जाता है भाई, नल सरोवर के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसको जरूर देख ले। नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है? एमपी में 4, हिमाचल में 3, केरल में 3, महाराष्ट्र में 3, लद्दाख में 2। तो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 2, और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 1 है। अब आप इसको इसलिए नहीं याद करिए कि हम किसका कहां से याद करें। ये भैया लेक है, लेक ही आप याद कर लो। पूछे दीपोर बिल लेक कहाँ है, अभी क्या बताओगे? तो असम बताओगे। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। पाला कहाँ है? मिजोरम में। रुद्रसागर त्रिपुरा में। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम लोग का आ चुका है डिफेंस वाला सेगमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्षा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे डिफेंस में क्या क्या घटनाएं घटी हैं थ्रू आउट द ईयर, जो कि आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाली हैं, ठीक है? थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बट पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको। देखिए आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। तो भैया देखो भैया, आईएनएस इम्फाल, ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप या नेविगेशन शिप। तो पहला युद्धपोत है जिसका नाम किसी उत्तर पूर्वी के नाम पर रखा गया है, ठीक है? तो ये टॉपिक में ही है, तो आप टॉपिक से समझ रहे हो, आपके लिए टॉपिक का नाम ही इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन हो जाते हैं भाई। किसी भी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना में आईएनएस इम्फाल के निर्माण और परीक्षण में सबसे कम समय लगा है, ठीक है? और इसका निर्माण जो है परियोजना 15B, देखो भैया 15B के तहत किया गया है। और 15B के तहत किए जा रहे 4 पोत का विवरण इस प्रकार है। देखो भैया, ऐसा है
कि यहाँ पर देखो ये तो है ही है भाई, कौन सा इम्फाल, इम्फाल के अलावा मतलब इलावा नहीं, इसको मिला के टोटल 4 हैं और सबको बना रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, आईएनएस विशाखापट्टनम, मार्मुगोवा, इम्फाल और सूरत। सूरत गुजरात के नाम पे है, इम्फाल मणिपुर, मार्मुगोवा गोवा में पड़ता है, मार्मुगांव लिखा है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये देखिए बनने की डेट है। आईएनएस सूरत अभी आना बाकी है, बाकी इम्फाल आ चुका है, ये तीसरा है, ठीक है। पोत का नाम किस प्रोजेक्ट के तहत, तो भैया 15B के तहत बना हुआ है, ठीक है। और ये 15B विध्वंसक पोत के नाम से बनाते हैं, जो विशाखापट्टनम शिरडी है। अगला देखते हैं भाई साहब, इसमें क्या चीज जरूरी है। तो देखो भाई, इसकी स्पीड देख लेते हैं, लंबाई देख लेते हैं। तो इसको जो निर्माण किया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। 163 मीटर की लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी 17 मीटर है, और यह पोत 30 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने में यह सक्षम है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब समर वायु रक्षा प्रणाली, तो ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं भाई इसका क्या फुल फॉर्म है। सरफेस टू एयर मिसाइल एसोर्ड रिटेलिएशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी तरह से चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आपको बिल्कुल ये कोई भी चीज इसमें छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए, ठीक है, थोड़ा दरवाजे का साउंड आया होगा, इग्नोर करिए। तो सरफेस टू एयर मिसाइल एसोर्ड रिटेलिएशन, तो ये यहाँ पर है। तो ये वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, और इसका परीक्षण श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया। तो आपसे पूछिए समर क्या है, ठीक है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, कहाँ से किए हैं, ये आंध्र प्रदेश से किए हैं। कहाँ से भैया, सरफेस टू एयर है, 10 से 12 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। यही सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया भाई साहब, डीआरडीओ ने किया। देखिए एक चीज समझिए, इसरो और डीआरडीओ में अंतर समझ लीजिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जितना स्पेस से रिलेटेड है, सैटेलाइट है, सब इसरो काम करेगा। और जितना लड़ाई झगड़े वाला इक्विपमेंट, मिसाइल, तोप, आर्टिलरी गन, ठीक है, ये सब कौन बना रहा है, डीआरडीओ बनाता है, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। डीआरडीओ के जो हेड हैं वो समीर वी कामत हैं, और इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। तो मैंने आपको इतनी बात अपडेट कर दिया। अब समझते हैं प्रलय मिसाइल का। तो डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक इसका क्या कहते हैं कि परीक्षण किया। अभी देखते हैं और आगे क्या क्या चीज जरूरी है हमारे लिए जानना। तो इसका परीक्षण उड़ीसा के एक तट पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया था। देखिए कलाम सर को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये अपना प्यारा भारत, तो उड़ीसा के पास यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड को ही नाम क्या रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, नीचे से जहां मैं मार्कर चला रहा हूँ, और ऊपर व्हीलर से डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट करता है। तो इसी कलाम द्वीप से किया गया था, क्योंकि ये कलाम सर के नाम से है, और कलाम सर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस की है, ये एसआरबीएम है। एसआरबीएम तो यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो यह नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये भी हमें याद रखना है। और इसका जो पेलोड है, पेलोड कितना ले जा सकती है, मतलब उस पर जो कोई चीज रख के ले जाएगी। मारक क्षमता 500 से लेकर 1000 किलोग्राम है, और दूरी 350 से 500 किलोमीटर तक की दूरी है, ठीक है। यानी लखनऊ में बैठ के व्यक्ति दिल्ली वाले को हमला कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन नामक एक बहुवायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल से उत्पन्न किया गया है, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, तो विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ है, लद्दाख में। किसने रखा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इसका नाम है न्योमे एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया। 13,710 इसकी फीट ऊंचाई है, और यह एयरफील्ड लद्दाख में भारत और चीन के एलएसी के मध्य, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे ये इंडिया है दोस्तों, तो ये इधर पीओके पड़ता है, ये पीओके है, तो पीओके की तरफ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इधर सीओके है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इधर चलती है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। लेह और थोइस में 2 पहले से ही लड़ाकू एयरबेस है। और स्टेटमेंट में लिख के आ जाए कि क्या ये पहला है, तो भाई हिसाब गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेचफू सुरंग कहाँ है भाई। तो
12 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नेचफुंग सुरंग का उद्घाटन किया। ये 500 मीटर लंबी है। भाई साहब ये नाम याद रख लीजिए, बहुत पूछा जाने वाला, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का दिमाग जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर। यह है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्त मतलब डीकमीशन कर दिया गया। अभी देखते हैं कि क्या है। तो एक गश्ती विमान है IL-38C ड्रैगन, भारतीय नौसेना ने इसको क्या किया? सेवा मुक्त कर दिया, यानी डीकमीशन कर दिया। और ये क्या है कि इसकी जगह पर P-81 या P-8I विमान आएगा, जो कि अमेरिका से लिया गया है। ये हमें याद रखना है। एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल क्या है भाई साहब? तो देखो भाई, भारत सरकार ने प्रथम AI बेस्ड एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेनेड रोबोटिक्स के द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। और ये 360 डिग्री जैसे ड्रोन है, तो इधर चारों दिशाओं में घूम घाम के ये सुरक्षा प्रदान करेगा और 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और देश में पहली बार है जो AI बेस्ड संचालित ये है। अगला देखते हैं, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे अस्त्र मिसाइल के बारे में। तो ये पहली बार है LCA तेज लड़ाकू विमान को स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का क्या किया गया? उड़ान का परीक्षण किया गया है। और क्या गया है कि इसको 20,000 फीट की ऊंचाई से दागा गया है। ये अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मतलब जहां तक आप देख सकते हो उसके आगे तक ये मार सकती है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। 100 किलोमीटर, तो हम लोग 100 किलोमीटर कहाँ देख सकते हैं? अगला है प्रबल रिवॉल्वर। तो 18 अगस्त 2023 को प्रबल नामक रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। यह लंबी दूरी के लगभग 50 मीटर तक की किसी व्यक्ति को मार सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है। तो ये पहली रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है, और ये कानपुर स्थित एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित करी गई है। और बाजार में अभी तक जो जितनी भी रिवॉल्वर थी उनकी मारक क्षमता 20 मीटर है, ठीक है। नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार जब जो पुलिस थी, जो चोर को पकड़ने गई थी एक बार, तो देखा था उसने ठाए ठाए बोला और चोर रुक गया, है ना, कि भाई चलो इज्जत रख लेते, ठाए ठाए बोला गया। जोक सपाट, ठीक है। तो रिवॉल्वर की जो है बढ़ गई है और रेंज 50 मीटर तक हो गई है। अगला है प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए लंबी दूरी सतह से वायु में मार करने वाली क्या किया है? मिसाइल LRSAM है, मतलब लॉन्ग रेंज की है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रारंभ किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा रखा गया। 350 किलोमीटर की रेंज में मार सकते हैं प्रोजेक्ट कुशा, 350 किलोमीटर। तो 3 स्तर में बनाई जाएगी, 150 किलोमीटर की, 250 और 350। अगला है INS कृपाण वियतनाम को सुपुर्द। तो INS कृपाण जो है इंडिया से सेवानिवृत्त हुआ था और वियतनाम को दे दिया गया। किसने दिया भाई? वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल वॉन गियांग भारत आए थे। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, तो सेवारत मिसाइल कॉर्वेट की उपहार में देने की घोषणा की। इन सर्विसेज, डीकमीशन नहीं है, ठीक है। तो ये सेवारत मिसाइल कॉर्वेट है, पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया गया, मतलब एक कमीशन था। INS कृपाण खुखरी श्रेणी का तीसरा मिसाइल कॉर्वेट। देखिए दोस्तों, जब ये शिप बनती है तो उसमें एक श्रेणी दे दी जाती है। मान लीजिए जैसे विशाखापट्टनम श्रेणी दे दी, तो उसमें अगर मान लीजिए 4 बननी या 5 बननी, तो उसकी नाम यही होता है, तो उसको एक श्रेणी नाम देते हैं। सर्वेक्षण पोत संशोधक, तो भाई सब हुआ क्या? चेन्नई स्थित कटुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण किया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो संशोधक भारतीय नौसेना LNT, ठीक है, लर्सन एंड टर्बो, यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो देखो भैया, इस परियोजना के तहत निर्मित पोत कौन है? तो यहाँ पर है INS संधायक, निर्देशक, INS रक्षक और INS संशोधक। तो ये नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको ठीक से देख लीजिए और ये आपसे पूछा जा सकता है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। तो देखो, नई पीढ़ी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 1 का पहले से ही किया जा चुका है परीक्षण, यह हमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, तो DRDO ने किया है इसको, ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्या है कि इस मिसाइल को 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के पश्चात उपयोगकर्ता के द्वारा किया गया पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च है यहाँ पर,
ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रथम परीक्षण जून 2021 में किया गया था। तो देखो अग्नि, अब इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे अग्नि 1 है तो वो लगभग 1000, ठीक है। अग्नि 2, ठीक है, अग्नि 2 लगभग 2000, ठीक है, प्लस माइनस 400-500 आप कर लीजिएगा। अग्नि 3 है तो लगभग 3000 मीटर क्षमता, 3000 किलोमीटर की क्षमता। तो इस तरह से याद होना चाहिए आपको। एमवी एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। तो देखो भैया ऐसा है कि इसको साउथ में चलाया गया है। तो 5 जून 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई गई। इसका नाम है एमवी एक्सप्रेस। ये कहाँ, चेन्नई से श्रीलंका के बीच रवाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का यहाँ पर शुभारंभ हो गया। चलिए, बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण। तो यहाँ पर क्या है कि डीआरडीओ के द्वारा और भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है और उड़ीसा के तट से किया है। ये भी ध्यान रखिएगा भाई, व्हीलर आइलैंड मैंने आपसे बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका लास्ट पेज है। तो ये इसके तहत नई बैलिस्टिक मिसाइलों का यहाँ पर विकास किया जा रहा है। AD-1 लॉन्ग रेंज, AD-2 यहाँ पर किया गया है, ये याद रखिएगा। ये लिखा है ना, देखिए APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, वो उसी से किया ही जाता है दोस्तों। पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ, ठीक है। तो देखो भैया एंड्रोथ की हम बात कर लें, एक्चुअली इधर एंड्रोथ जगह पड़ती है लक्षद्वीप के पास में, उसी के नाम पर रखा गया है। तो भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत जो है एंड्रोथ को कोलकाता में हुगली नदी में किया गया है। कोलकाता के पास हुगली नदी में इसका जलावतरण किया गया है। एंड्रोथ नाम है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में एंड्रोथ आइलैंड के नाम पर इसके महत्व को दर्शाने के लिए किया गया है। अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर चले और पूरा मामला लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में आ गया, मतलब इंडिया और मालदीव के बीच में आ गया। इसका जो निर्माण है वो मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के द्वारा किया गया है। ये भी हमें याद रखना है। चलिए, तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पर वो आपको बता रहा हूँ। 25 समुद्री मील इसकी गति है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए INS एंड्रोथ, ठीक है, और उसके बाद इनका एक पोत है INS अमीनी, INS अंजदीप, ठीक है। तो इनके कुछ अन्य पोत हैं जो हमें याद रखना है। INS वागीर नौसेना में शामिल। देखो भैया ऐसा है ना, इसमें इन्होंने क्या किया था, के नाम से 3 और वी नाम से 3, कलवरी, खांडेरी और करंज 3 नाम, वेला, वाक्षीर, वागीर, वेला, वाक्षीर, वागीर। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि 23 जनवरी 2023 को, अब देखिए ऐसा है ना कि भैया ये प्रोजेक्ट 75 चल रहा था। प्रोजेक्ट 75 किसके किसके सहयोग से, इंडिया और फ्रांस के सहयोग से। तो इन लोगों ने क्या कब बनाई, पनडुब्बी बनाई। तो INS वागीर को पश्चिमी नौसेना कमान को पनडुब्बी बेड़े में शामिल कर दिया गया और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है साहस, शौर्य और समर्पण है। तो देखो भाई साहब, इनकी जो स्कॉर्पियन श्रेणी की है, स्कॉर्पियन श्रेणी मतलब P75 प्रोजेक्ट के तहत जो बनी, INS कलवरी है, दूसरी दोस्तों खंडेरी है, तीसरी करंज है, मैंने बताया 3K या K3 कर लो, और लास्ट में 3 है वेला, वागशीर और क्या नाम है, वागीर, जो ठीक है। देखो नीचे यहां लिखा है मुंबई और कहाँ गया भाई, ये देखिए फ्रांस के मेजर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। तो भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हाई का विकास की घोषणा की गई है और यह एक IG ड्रोन के द्वारा किया गया है। और इस ड्रोन का जो विकास है उड़ीसा के बरला स्थित वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्यमियों के द्वारा की जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका थोड़ा सा लास्ट में एक पॉइंट और बचा है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। तो जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है दोस्तों, ये क्या है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस हैं और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित कुल 2.23 लाख की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। HAL के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, पहला बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें 2 शक्ति इंजनों का प्रयोग किया गया है। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण। अभी महेंद्रगिरी के पास मैंने एक बात बताया था, गंधमर्दन पहाड़ी, उसको जैविक विरासत स्थल घोषित किया गया है और वही एक महेंद्रगिरी का जलावतरण। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ योद्धपोत महेंद्रगिरी का क्या किया गया है कि जलावतरण किया गया है और इसका छठा था विंध्यगिरी था। ठीक है, एक INS तारागिरी था।
तो इस तरह से यहाँ पर नाम सारे दिए गए हैं, तो मैं देखो बता देता हूँ। यहाँ पर MDL के द्वारा और GRCE के द्वारा नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, तो सारे पर्वत के नाम पे है। प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 75 में 3K 3V मैंने बताया था, खांडेरी, करंज, कलवरी और वेला, वागिर, वाक्षीर। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो जो INS विक्रांत है, ठीक है, तो ये क्या है कि INS विक्रांत पहली बार रात में बिग 29 के विमान को लैंड कराकर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करी है। इसके पूर्व 6 फरवरी को पहली बार मिग 29 और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को इस पोत पर लैंड कराया गया था, ठीक है। इसे क्या, INS विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको क्या किया है, बनाया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और इस पोत की लंबाई 262.5 मीटर और 61 मीटर चौड़ा है, ये हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरा आज का रहा डिफेंस का, और इसके बाद मैं एक वीडियो छोटा सा लेके आऊंगा जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज एक ही कंबाइंड में रहेगी। बट मैं फिर भी कहूंगा जो मैंने सेपरेट टॉपिक वाइज जो डाला उसको जरूर देखें, और मेरी कोशिश रहेगी इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूं। और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और आप कमेंट कर सकते हैं जहां पे कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो या किसी टॉपिक का वीडियो चाहते हो तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए सेगमेंट के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी वीडियो में जाकर देखें, मैंने मैक्सिमम वीडियो करंट अफेयर के डाले, बाकी फिर मैं और भी सब्जेक्ट लेकर आऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।